हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंट्री के बारे में। ये हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। किसे पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। और यूनिट नंबर 1 जो आपका है, जिसको हम प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, वो मैंने करवा दिया है। तो अगर जो बच्चे देखे नहीं होंगे प्रोडक्शन सिस्टम, तो वीडियो के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। तो सबसे पहले इन्वेंट्री समझते होता क्या है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? रॉ मटेरियल की, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेके आते हो? मार्केट से लेके आओगे ना, ठीक है। अब देखो, इन्वेंट्री समझने से पहले कहानी समझो, फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा सारा कुछ कि इन्वेंट्री एक्चुअली में होता क्या है और कोई भी इंडस्ट्री इन्वेंट्री क्यों रखती है होल्ड करके। और फिर आप ये भी समझोगे कि बहुत सारे जगह पे इन्वेंट्री को होल्ड करके रखना, जो मतलब इंडस्ट्री होल्ड करके अगर उसको रखता है तो वहाँ पे वो लॉस करती है। तो सबसे पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना इन्वेंट्री होता क्या है, तब तो समझोगे ना कि इन्वेंट्री को होल्ड करने से प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। देखो, हम लोग मार्केट में सपोज़ करो आप लेने के लिए जा रहे हो नोटबुक, मार्केट में जा रहे हो किसी शॉप पे नोटबुक परचेज़ करने के लिए। और जब नोटबुक आप लेने के लिए जा रहे हो तो भैया आपको नोटबुक मिल गया, वहाँ पे उसकी कुछ एक प्राइस होगा। अरे प्राइस तो होगा ना कुछ। तो भैया नोटबुक लेके आ गए घर अपने, आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट थी अभी 1 और आप नोटबुक लेके आए हो अभी 2। आप क्या सोच रहे हो यार कि 1 अभी मैं रख लेता हूँ और 1 नोटबुक अभी यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी आप जो ये 1 एक्स्ट्रा नोटबुक को क्या कर रहे हो? होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है। ये आपका स्टॉक है। क्या है? आपका स्टॉक हो गया। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा आपका जो नोटबुक है ना भैया, इसी को मैंने क्या बोल दिया, ये भैया आपके लिए इन्वेंट्री है। क्या है आपके लिए? इन्वेंट्री। तो भैया इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं अपने पास और हम उसको क्या करते हैं, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यार समझो, आप सिंपल सी बात है कि आप एक नोटबुक अगर मान लो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको होल्ड करके रखते हो। तो यार जो इंडस्ट्री वगैरह होती है ना, वहाँ पे तो भैया प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, उनको रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो स्टील इंडस्ट्री है भैया, तो उसको रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? आयरन चाहिए, और भी जितने आपके एलिमेंट, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, ये सब सारे चाहिए। तो यार जब आप नोटबुक 1 एक्स्ट्रा मंगवा कर रख रहे हो तो ये सारे कंपनी तो यार बहुत ज़्यादा अमाउंट में मंगवा कर रखते होंगे कि नहीं। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो मंगवाते हैं और उसको स्टॉक करके रख लेते हैं, ठीक है, कि जब उसका रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में तब उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा रख रहे हो ऑब्जेक्ट अपने हाथ में स्टॉक करके, जिसको मैंने क्या बोला, ये आपकी इन्वेंट्री है। तो फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि यार इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ जो आप नोटबुक लेके आए हो, तो नोटबुक आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है भैया, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ नोटबुक मार्केट से लेके आ जाओ और क्या करो, इसको यूज़ कर लो आराम से ईजिली, ठीक है। तो नोटबुक कैसा हो गया? आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना जो अनफिनिश्ड होते हैं, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो इन्वेंट्री का क्या होता है? टाइप्स होते हैं। तो इन्वेंट्री के टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो आपके जो नोटबुक है कैसा प्रोडक्ट है? ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपकी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल जिससे आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को बनाओगे। फिर ये आपके सब असेंबली भी हो सकता है। सब असेंबली में मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो आप क्या करते हो, कार बनाते हो, तो भैया कार अगर मान लो कहीं पे और जगह पे बनता है, ठीक है, और जो आप टायर वगैरह बनाते हो कहीं और बनाते हो, फिर इन दोनों को लाते हो और एक जगह पे असेंबल करते हो। तो भैया ये टायर जो बना रहे हो और ये जो कार का बॉडी अलग बन रहा होगा, ये भी तो अलग अलग जगह पे इन्वेंट्री है ना यार। तो टायर मेरा यहाँ पे क्या हो गया? इसके लिए सब असेंबली हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या मेरा इन्वेंट्री है। तो सेमी फिनिश्ड भी होता है कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं जो मतलब आधा बना हुआ रहता है और फिर उसको हम लोग किसी आगे में जाके उसको प्रोसेस करके फिर कंप्लीट फिनिश करते हैं। तो ये भी मेरी एक इन्वेंट्री हो जाता है।
तो इन्वेंट्री हमें एक बात ये समझ में आ गया, इन्वेंट्री वो मटेरियल या ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं और फ्यूचर में यूज़ करते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। अब देखो यार, ये जो हमारी इन्वेंट्री है, आप जाते हो मार्केट में जाते हो इन्वेंट्री पर ये करने के लिए, लेने के लिए, तो यार इन्वेंट्री का आपको फ्री में मिलता है? अरे नहीं मिलेगा ना यार, हमें भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलने वाला है। तो अगर कोई इंडस्ट्री भी मान लो अगर इन्वेंट्री को परचेज़ करने जा रही है तो उसमें होता है भैया, लगी रहती है कॉस्ट। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये इन्वेंट्री जो है, कोई भी जो आपका रिटेलर वगैरह होता है, दुकानदार होता है, इसको ये एक्स्ट्रा मंगवा के क्यों रख लेता है। देखो, अगर सपोज़ करो कोई शॉप है, ये कोई दुकान है, कोई एक बंदा आया यहाँ पे लेने के लिए नोटबुक, सपोज़ करो मैं जा रहा हूँ या ऑफिस जा रहा हूँ, नोटबुक लेने के लिए गए, तो ये बोला भैया कि आज नहीं है कल आना। चलो, आप दुकानदार जो था ना उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन था, मतलब बातचीत अच्छी होती थी, तो आपने बोला कि यार चलो मैं कल आता हूँ। आप फिर कल आए, फिर ये बोलता भैया अभी तक मेरा जो प्रोडक्ट है ना अभी तक आया नहीं है, आप कल आना। चलो, आपने बोला यार चलो नेक्स्ट टाइम फिर से देख लेते हैं, अपना जान पहचान वाला आदमी है, तो फिर से नेक्स्ट टाइम आके लेते हैं। फिर आपने आया भैया, आप आए और उस दिन भी आए तो बोलता भैया अभी आया नहीं, टाइम लगेगा। तो आप देखो यार, अब क्या करोगे ना आप, ये जब आपको 3 बार आया, आपको नहीं मिला, क्या नहीं मिला आपको, इन्वेंट्री, मतलब आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिला जो आप लोग मतलब ख़रीदना चाहते थे, तो आप बोलोगे यार कि ये बंदा तो भैया प्रोडक्ट को रखता ही नहीं है, मतलब ये हमेशा स्टॉक आउट में रहता है। तो अब क्या होने वाला है, ये जो बंदा कस्टमर था ना आपका, इस कस्टमर और उस रिटेलर का जो बंदा है, दोनों के बीच भैया रिलेशन क्या होगा, ख़राब होगा। अब ये बंदा कभी नहीं सोचेगा भैया कि इसके दुकान में जाएं, क्यों, क्योंकि भैया इसके दुकान में गया तो भैया क्या हो गया, आपको उसको प्रोडक्ट वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। और ये बंदा क्या करेगा ना, ये जो कस्टमर है मेरा, ये भैया खुद तो जाएगा नहीं और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बोलेगा, इसके जितने भी साथ में होंगे, भैया उसके दुकान में क्या करना, मत जाना, क्योंकि भैया उसके साथ पास तो प्रोडक्ट रहता ही नहीं है। तो हमें इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी इन्वेंट्री होती है, अगर आप इसको एक्स्ट्रा होल्ड करके रखते हो तो कस्टमर और रिटेलर, दुकानदार जो है, कस्टमर और दुकानदार के बीच एक अच्छा रिलेशन बना हुआ रहता है। प्लस आप और क्या कर सकते हो, आप सपोज़ करो मुझे कहीं इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट जैसे हम लोग ऑनलाइन कुछ परचेज़ करते हैं, तो भैया अगर उसके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में रहेगा इन्वेंट्री, तभी तो वो टाइमली उसको डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मुझे ये दिख जा रहा है कि भैया कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो तो भैया बना के घर पे तो नहीं रखोगे ना यार, क्या करोगे, उसको मार्केट में सेल करोगे, और सेल करोगे तो कौन परचेज करेगा, उसको कस्टमर परचेज करने वाला है। तो भैया उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो छोड़ ही दो आप, मतलब क्वालिटी अगर अच्छा होगा तभी वो बंदा खरीदने के लिए आ रहा होगा। तो भैया अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट अगर आपको मान लो अवेलेबल नहीं है उसके पास, जिसके पास वो खरीदने के लिए जा रहा है, अगर उसके पास वो स्टॉक नहीं है, तो इससे भैया उसके रिलेशन क्या होंगे, ख़राब होंगे। इसलिए हमको इन्वेंट्री को होल्ड करके रखना पड़ता है, जो क्या करता है, कस्टमर और दुकानदार के बीच में एक रिलेशन को अच्छा से बना कर रखता है। ठीक है, तो ये जो हमारे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जैसे आप खरीदने के लिए जाते हो, तो भैया इन्वेंट्री जब खरीदने के लिए जाओगे ना, तो जैसे बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री होती है, तो वो 1-2 यूनिट में कुछ भी नहीं खरीदेगी भैया, वो बल्क में खरीदेगी। बल्क में मतलब क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में खरीदेगी। ठीक है, तो भैया जब ये इन्वेंट्री को खरीदने जा रहा होगा तो उसमें क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अब कॉस्ट भी अलग अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मान लो कोई इंडस्ट्री ए है, ये इंडस्ट्री ए है, इसको चाहिए कोई मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल भैया ये क्या कर रहा है, खरीद परचेज़ करने वाला है। तो भैया मान लो यहाँ से मिल रहा है, इसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे इसको मिल रहा है, तो ये बोलेगा, एक ऑर्डर देगा कि भैया मेरे को चाहिए, सपोज़ करो 500 kg का कुछ अमाउंट का रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये बोला भैया ठीक है मिल जाएगा। तो देखो 500 जो ये अमाउंट है, तो उसका भी तो एक प्राइस होगा ना यार, कि हाँ 500 के लिए भैया आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैसा तो लग गया भैया इसको यहाँ पे ख़रीदने में। अब ये जो बंदा इन्वेंट्री ख़रीदा है, अभी तो इन्वेंट्री कहाँ पर है, जहाँ पे वो बंदा ख़रीदा होगा, इस शॉप में है। लेकिन यार ये इन्वेंट्री तो मुझे इस इंडस्ट्री में भी लेके आना है ना, क्योंकि ये अपने आप तो आएगा नहीं। मतलब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेने वाला हूँ। और ये ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है आपका, रोडवेज़ भी हो सकता है, एयरवे हो सकता है,
रेलवे हो सकता है या वाटरवे हो सकता है। यार यही तो 4 हमारे प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इसके अलावा क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसमें भी लगेगी आपकी कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट आएगा भैया, इस कॉस्ट को मैं बोल दूँगा ऑर्डर कॉस्ट, कि भैया ऑर्डर जो कर रहा हूँ ना, तो जो भी कॉस्ट आएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। और ऑर्डर करने में देखो और भी सारे कॉस्ट आते हैं, क्योंकि देखो ये जो मेरा इंडस्ट्री है, इस बंदे को कॉल करेगा, ठीक है, या फिर ये बंदा यहाँ पे पहले एक बार जाएगा इंस्पेक्शन करने के लिए कि यार कि जो रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूँ इस शॉप से, वो सही है कि नहीं है। तो ये सारे कॉस्ट मेरे कहाँ पे आ जाएंगे? ऑर्डर कॉस्ट में। अब क्या हो गया ना, जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था भैया वो आपका, चलो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से भैया इंडस्ट्री में आ गया। अब क्या करोगे इसको? भैया रोड पे रखोगे क्या इसको? नहीं रखोगे ना। तो मतलब मुझे इसको करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। और होल्ड करके रखने के लिए मुझे लेना पड़ेगा भैया बिल्डिंग किराए में, ठीक है। तो ये जो मुझे कॉस्ट यहाँ पे लगने वाला है, बिल्डिंग का रेंट हो गया, तो भैया उसको जो आपका मटेरियल होगा, जो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको देखभाल करने के लिए वॉचमैन भी तो रखोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी तो खर्च है। तो ये सारे खर्च आपके जो आ रहे हैं, इन सारे कॉस्ट को हम लोग बोल देते हैं होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो मेरा इन्वेंट्री होता है उससे रिलेटेड होती है कॉस्ट, ठीक है। और कोई भी इंडस्ट्री जो इन्वेंट्री खरीदती है वो बल्क अमाउंट में खरीदती है। तो अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसको चाहिए रॉ मटेरियल, तो वो क्या करेगा भैया? ऑर्डर करेगा। सपोज़ करो 500 kg उसने ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे जो कॉस्ट इसको लगने वाला प्राइस, उस प्राइस को बोलेंगे भाई परचेजिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? परचेजिंग कॉस्ट। अब इसने भैया इतना ख़रीद लिया, ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट, तो भैया इसने परचेज तो कर लिया। अब ये क्या करने वाला है, इसको भैया यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से लेके आएगा अपने इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे लगने वाला कौन सा कॉस्ट? ऑर्डर कॉस्ट। अब चलो ये यहाँ पर भी आ गया, इंडस्ट्री में ये आ गया, लेकिन उसको क्या करके रखना पड़ेगा? होल्ड करके रखना पड़ेगा। इस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं? होल्डिंग कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि इन्वेंट्री में कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, इन्वेंट्री के कौन कौन से कॉस्ट होते हैं। तो अभी आप लोग खुद बताना कौन कौन से कॉस्ट होंगे। एक तो मैंने अभी आपको बताया परचेजिंग कॉस्ट, कि भैया जो 500 kg वो परचेज़ कर रहा बंदा, तो उसके लिए उसको देना पड़ेगा अमाउंट, तो ये परचेजिंग कॉस्ट हो गया। फिर क्या हो गया आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक होता है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज़ जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप बाहर से नहीं मंगवा रहे हो, खुद से बना रहे हो, तो वहाँ पे जो आपकी ऑर्डर वाला जो कॉस्ट है ना भैया, वो नहीं आता है, ठीक है। अब फिर थर्ड क्या हो गया? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग बोल लो इसका, या तो कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। होल्डिंग या तो कैरिंग, मतलब कैरी करके रखना। और फिफ्थ आपका क्या? शॉर्टेज। ये आप सिर्फ आगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा कि शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये समझ में आ गया यार कि जो भी इन्वेंट्री होता है ना, इन्वेंट्री में भैया कॉस्ट होता है, वो फ्री में मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये कौन कौन से कॉस्ट है? परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, उसके बाद आपका हो गया शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार इन्वेंट्री कोई भी दुकानदार क्यों रखता है स्टोर करके? क्योंकि वो चाहेगा कि मार्केट में भैया उसका एक अच्छा सा इमेज बना रहे, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगा? इन्वेंट्री को होल्ड करके रखेगा, जिससे जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर और उस दुकानदार के बीच या जो भी इंडस्ट्री वगैरह होगा उसके बीच एक अच्छा सा रिलेशन बना हुआ रहेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, जो भी मान लो डिलीवरी टाइम फिक्स करता होगा कि प्रोडक्ट का, वो टाइम पे उसको डिलीवर कर पाएगा। समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझ गए? अब ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ना, कि जैसे कि जो परचेजिंग कॉस्ट हो गया आपका, या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, होल्डिंग कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट भैया निकालने के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं कि भैया ये फॉर्मूले मतलब कैसे कैसे ये सारे कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो इन्वेंट्री होता है ना, इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन होता है कि भैया इन्वेंट्री को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे। किसको? इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और ये मतलब आपका ये 3 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वहाँ पे आने वाला है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री, ये क्या होता है भाई? देखो, ये
अब मान लो यहाँ पे आप अभी आपका यहाँ पे इंडस्ट्री, आपने यहाँ पे ऑर्डर किया, ठीक है, ए प्लेस पे आपकी इंडस्ट्री है, बी जगह पे आप बी वाले प्लेस पे आपने ऑर्डर कर दिया। अब भैया ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से होके आएगा, तो भैया ये जो इन्वेंट्री जब आ रहा होगा, बीच में जब रास्ते में होगा, तब आप क्या इसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना यार। तो उस इन्वेंट्री को बोलते हैं ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। सेकंड क्या होता है? बफर और सेफ्टी स्टॉक। अब मैंने क्या बोला कि जितने भी सारे इंडस्ट्री होता है या जो दुकानदार वगैरह होता है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मतलब स्टोर करके रखते हैं, ताकि भैया जब जैसे ही उनकी जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे, जिससे कस्टमर और उस दुकानदार के बीच में रिलेशन बना हुआ रहेगा। तो उस इन्वेंट्री को क्या बोलेंगे? बफर और सेफ्टी स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो, अब जैसे कि थर्ड होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्री होती है ना, वो सीजनल होती है। सीजनल मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मैं अगर बात करूं कि यार जो विंटर का टाइम होता है, क्या विंटर का टाइम में यार एसी बिकेगा क्या? अरे नहीं बिकेगा ना भाई। कि एसी कब आपका होगा भाई? समर सीजन में। तो कुछ ऐसे इन्वेंट्री होती है जो सिर्फ सीजनल पे बेस्ड होती है। जैसे देखो, जैसे कि जैसे भैया समर का सीज़न आएगा तो एसी की भैया जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लोग फिर क्या खरीदने लगेंगे? फ्रिज वगैरह खरीदने लगेंगे। तो ये सिर्फ इसी सीज़न पे भैया लोग खरीदेंगे, विंटर में इसको भैया नहीं खरीदेंगे। और विंटर में जैसे कि जो आपके गर्म कपड़े वगैरह होता है, ये सिर्फ विंटर में लोग खरीदते हैं, समर में थोड़ी खरीदेंगे। तो बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्री होती है ना जो सीजनल बेस्ड डिपेंड करती है। तो ये सारी इन्वेंट्री को हम लोग क्लासिफिकेशन किस में करेंगे? सीजनल इन्वेंट्री में करेंगे, ठीक है। अब एक आता है एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो हमारा है उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। ये वो इन्वेंट्री होती है, सपोज़ करो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो रहा भैया कि कल से पेट्रोल का प्राइस 10 रुपीज़ बढ़ने वाला है। तो आप क्या करते हो यार कि 2 दिन मतलब उसके पहले जब मतलब रेट बढ़ जाए उसके पहले क्या करते हो? अगर आपको डेली 1 लीटर का रिक्वायरमेंट होगा ना, तो जैसे ही आप ये अनाउंसमेंट सुनते हो गवर्नमेंट का, तो आप क्या करोगे? 1 की जगह भैया आप 10 लीटर होल्ड करके रख लोगे। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर भैया आपकी क्या सेविंग हो रही है कि नहीं? अमाउंट हो रही है ना। तो भैया ये वो इन्वेंट्री होती है, मान लो जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, ठीक है, या कहीं पे स्ट्राइक वगैरह लग रहा है। जैसे मान लो बैंकों की स्ट्राइक जब लगती है तो क्या करते हो? एटीएम से पहले पैसे निकाल लेते हो, या जो भी काम रहता है पहले कर लेते हो ना। तो ये सारा काम भैया डिपेंड करता है, ठीक है। ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये कभी भी हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि हमें पता है कि अभी जो पावर प्लांट है वो क्या हो रहा है भैया? शट डाउन हो रहा है। तो हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे? जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। तो भैया आप क्या करोगे? आप जब ऑल्टरनेटिव खोज रहे हो ना यहाँ पे, किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। क्यों खोज रहे हो? क्योंकि भैया इसमें पॉल्यूशन कम होने वाला है। तो भैया अपना इन्वेस्टमेंट नॉन रिन्यूएबल जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें क्या करोगे? अरे नहीं करोगे ना। तो वो इन्वेंट्री यार कि जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज हो जा रही है, या तो कोई नया स्कीम आ गया, या कहीं पर स्ट्राइक हो गया, तब आप जो एक्स्ट्रा होल्ड करके रखते हो मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे एंटीसिपेशन इन्वेंट्री, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या होता है समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री। देखो यार, जो ये 3 टाइप्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। ये होता है आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। समझते हैं ये क्या होता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि यार जैसे कि जो मेरा कार वगैरह का जहाँ पे असेंबली होता होगा, तो टायर यार कहीं पे और बनता है, टायर कहीं और बनता है, ठीक है। अब बॉडी कहीं और बन रहा है, लेकिन जब असेंबल करोगे यार तो एक जगह पे लेकर आओगे ना असेंबली वाले प्लेस पे। तो मेरा ये जो टायर है, ये जो आप कार का बॉडी बना रहे हो, या जितना भी इसमें लगने वाले कंपोनेंट, वो सारे भी तो आपकी इन्वेंट्री तो है, ठीक है। तो मैंने बोला यार देखो कि सपोज़ 40 कार पर डे की रिक्वायरमेंट है। मैंने ये फिक्स कर दिया कितना? 40 कार पर डे की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि यार तो 200 टायर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पर डे, और यही होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यार ये जो नंबर ऑफ़ कार्स डिसाइड कर रहा है किसको? नंबर ऑफ़ टायर्स कितने लगने वाले हैं, ठीक है।
तो ये जो भैया नंबर ऑफ़ कार्स हो गया, ये इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री है। ये टायर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा ना। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ़ कार फिक्स करते हो तो तभी आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ टायर्स भी फिक्स हो जाते हैं। तो भैया इसी को बोल देते हैं इसको बोल देंगे डिपेंडेंट इन्वेंट्री। ये क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ़ कार पे डिपेंड करेगा। ये कैसी इन्वेंट्री होगी आपकी, डिपेंडेंट इन्वेंट्री हो गया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका यही है कि भैया इन्वेंट्री जो होती है वो डिपेंडेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो किसी दूसरे इन्वेंट्री पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो टायर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कार पे डिपेंड कर रहा है। तो कार यहाँ पे कैसी इन्वेंट्री है आपकी, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। देखो हम लोग जो इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं ना, तो उसका एक सिस्टम होता है। तो इन्वेंट्री ऑर्डर करने का दो सिस्टम होते हैं। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्यू सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं पी सिस्टम। क्यू मीन्स क्वांटिटी, पी मीन्स पीरियड। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, सपोज़ मुझे चाहिए अभी 500 यूनिट चाहिए इन्वेंट्री, मैंने क्या कर दिया ना, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिव्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे, रिव्यू सिस्टम। तो ये इन्वेंट्री का जो रिव्यू सिस्टम होता है दो तरह का, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से, क्वांटिटी सिस्टम और पीरियड सिस्टम। अब इसमें समझते हैं ये होता क्या है। अब क्या होता है ना यार, देखो मार्केट में मान लो यूनिट की डिमांड जो है ना 10 यूनिट पर डे की डिमांड है, 10 यूनिट पर डे। और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं लीड टाइम। अब देखो लीड टाइम क्या होता है, मैंने इस पॉइंट पे ऑर्डर किया और मेरा जो प्रोडक्ट आ रहा है ना बी पॉइंट पे आ रहा है, तो भैया ये जो टाइम गैप है प्रोडक्ट को मेरे हाथ में आने का या किसी इंडस्ट्री में आने का, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने 10 यूनिट मुझे डेली का रिक्वायरमेंट है, कितना यूनिट, 10 यूनिट, और लीड टाइम अगर मैंने बोला 5 डेज़ है। ठीक है, तो भैया 5 दिन में आपकी कितनी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी, 50 यूनिट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यार जो 10 यूनिट जिसको हम लोग डिमांड बोल रहे हैं स्मॉल डी, तो यार ऐसा थोड़ी है कि कस्टमर भैया की जो डिमांड उसकी रहेगी कांस्टेंट रहेगी। सपोज़ करो मान लो देखते हो कि जो बाइक्स वगैरह का जो सेल होता है ऑटोमोबाइल्स का, वो देखते हो दिवाली के टाइम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। डिमांड अगर बढ़ गया तो भैया ये जो आपकी इन्वेंट्री 5 दिन तक चलने वाली थी, अब क्या होगा आपका, बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। तो क्यू सिस्टम में क्या होती है, आपकी जो क्वान्टिटी जो आप ऑर्डर करते हो वो फिक्स रहेगा। तो देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो क्वांटिटी होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 450 और 50। अब हमको आइडियल कंडीशन में मान के चलते मेरा डेली का डिमांड कितना रहेगा, 10 यूनिट डिमांड रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे 450 यूनिट ख़त्म हो जाएगी, हमें पता है कि मेरा लीड टाइम कितना, 5 डे है। और 50 अगर इन्वेंट्री है और डेली एक दिन मेरा 10 यूनिट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये 50 यूनिट कितने दिन चलने वाली है, 5 दिन चलने वाली है। तो जैसे 450 यूनिट मेरा भैया मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे एक वार्निंग बेल दे रहा है कि भैया आप नया इन्वेंट्री को ऑर्डर कर दो। ठीक है, नहीं तो आप भैया सॉर्ट आउट हो जाएगा आपकी इन्वेंट्री, फिर कस्टमर और आपके बीच का रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, एक नया इन्वेंट्री 500 यूनिट ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे ये इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे फिर आपका नया 500 इन्वेंट्री आ जाएगा। इस तरह से आपका काम चलते रहता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि यार जैसे कि दिवाली का टाइम चल रहा है और आपकी इन्वेंट्री भैया क्या हो गया ना, 400 मतलब जिस टाइम ख़त्म होना चाहिए तो उसका पहले ही ख़त्म हो गया, पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे यार कि नंबर ऑफ़ यूनिट मुझे ज़्यादा मतलब सोचोगे कि यार जल्दी मतलब मेरी जो क्वांटिटी है जल्दी ख़त्म हो रही है, तो आप सोचोगे ज़्यादा परचेज कर ले। लेकिन अगर आप क्यू सिस्टम में काम करोगे तो भैया आपकी जो यूनिट है वो कितनी खर्च कर सकते हो, ओनली 500। तो अगर ज़्यादा भी डिमांड बढ़ गया मार्केट में तो यहाँ पर आप यूनिट को बढ़ा नहीं सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा यूनिट है उसको 2 पार्ट में जो डिवाइड करके रखे हैं ना, जिस चीज़ को बोलते हैं 2 बास्केट ऑफ द मतलब प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं 2 बिन सिस्टम। 2 बिन सिस्टम हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टोर में यूज़ करते हैं। ये हमें बताता है भैया कि चलो 450 यूनिट ख़त्म हो गया, मतलब एक वार्निंग बेल दे दिया कि आप नया इन्वेंट्री फिर से मंगवा लो। पी सिस्टम क्या होता है, पीरियड सिस्टम होता है। अब यहीं पे देखो, मान लो सपोज़ करो पीरियड सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप इन्वेंट्री खरीद के लाए हो तो भैया सपोज़ करो पीरियड टाइम 10 डेज़ है और आपने क्या करके लाया, 500 यूनिट ख़त्म करके लाया। तो अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट मान लो अगर आप ऑर्डर करने वाले हो ना 10 दिन के बाद ही करोगे। सपोज़ करो मान लो 10 दिन का पहले ये ख़त्म हो गया, तो भैया आप
इन्वेंट्री को ऑर्डर नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अब आपको यहाँ पर तो मान लो पहले ख़त्म हो गया तो अपने ऑर्डर तो नहीं कर पाए, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करोगे तो आप 500 से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पहले ख़त्म हो गया तो भैया 10 दिन से पहले तो आप ऑर्डर कर ही नहीं सकते हो, लेकिन 10 दिन के बाद यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो। तो पी सिस्टम में क्या होता है भैया, टाइम आपका फिक्स रहता है, क्यू सिस्टम में आपका टाइम फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो पी सिस्टम होता है ना, इसमें हमको इन्वेंट्री को होल्ड करके रखना पड़ता है। सपोज़ करो मान लो पी सिस्टम में 500 यूनिट मान लो पूरा यहाँ पर है, और जब हमको नेक्स्ट ऑर्डर करना है ना, तो सपोज़ करो 500 की जगह मेरा 400 बिका और अभी 100 यूनिट मेरे पास स्टोर है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम में जो इन्वेंट्री मेरा आएगा और पहले वाला जो मेरा पहले से था, तो ये दोनों इन्वेंट्री मुझे क्या करके रखना पड़ रहा है, स्टोर करके रखना पड़ रहा है। तो इसलिए बोला जाता है भैया कि पी सिस्टम में जो होल्डिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू किसका, क्यू सिस्टम में। क्योंकि क्यू सिस्टम में आपकी इन्वेंट्री आया, ख़त्म हो गया, फिर से इन्वेंट्री लाओगे, क्योंकि भैया यहाँ पर तो क्वान्टिटी फिक्स रहेगी आपकी। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसको बोलते हैं, ये मॉडल होता है। ये मॉडल क्या होता है आपका, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब देखो मैंने अभी आपको ये बताया था कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है, जो डिमांड होता है मार्केट में, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज होगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल की बात करूं तो किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है मार्केट में वो चेंज होते रहती है। अगर आप कांस्टेंट मान के चलोगे तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जहाँ पे आप मान के चलते हो कि भैया 10 यूनिट अगर डेली खर्चा हो रहा है तो 10 ही खर्च हो रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक बताता है भैया कि ऐसा नहीं है, ये 10 से ज़्यादा भी खर्च हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये वाला जो मॉडल है इसको बोलते हैं रियल वाला मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल दिया हुआ है, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट कॉस्ट रिडक्शन मतलब डिस्काउंट मॉडल पढ़ने वाले हैं। और ये जो पार्ट आता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ये भैया बीटेक वाले पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि आपकी जो डिटर्मिनिस्टिक होता है और क्या इन डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक होता है। अब देखो न्यूमेरिकल हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ नोटेशंस होंगे, ठीक है। ये नोटेशंस आप सिर्फ इसको नोट कर लो अभी, मतलब समझ लो आप क्या होता है। तो देखो कैपिटल डी वहाँ पे उसको हम लोग शो करेंगे एनुअल डिमांड, मतलब एक साल में आप कितना यूनिट को मंगवा रहे हो, एनुअल डिमांड, ठीक है। क्यू रहेगा क्वांटिटी, आप ऑर्डर कितना कर रहे हो एक बार में, कि भैया एक बार में मैं सपोज़ करूँ 500 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। एन होता है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर, ये मतलब एक साल में आपने कितना यूनिट को ऑर्डर किया है उसको बोलेंगे कैपिटल एन बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ़ ऑर्डर एक साल में निकालना है, तो मैंने बोले एक साल में भैया टोटल डिमांड डी है, उसको क्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके निकल के आ जाएगा एन ऑर्डर, ठीक है। और फिर हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे सब समझेंगे। यहाँ पे अगर पूछा कि सपोज़ आप यहाँ पे ऑर्डर किया एक प्लेस पे, अब फिर दूसरा ऑर्डर कहाँ पे कर रहे हो, इस पॉइंट पे कर रहे हो, तो यार ये जो टाइम लगेगा ना दोनों ऑर्डर करने के बीच में, तो ये जो टाइम निकल के आता है उसको बोलते हैं T=1/n। ये डे में भी आ सकता है, मंथ में भी आ सकता है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताऊँगा वहाँ पर ये कैसे होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर। और फिर जैसे कि मैंने बोला कि जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट है ना उसको हम लोग शो करेंगे यहाँ पे सी नोट से। सी नोट क्या शो करेगा, ऑर्डर कॉस्ट, मतलब एक बार जब आप ऑर्डर कर रहे हो किसी भी इन्वेंट्री का तो उसमें आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है। सी होगा क्या, यूनिट कॉस्ट, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मान लो 500 यूनिट आप परचेज कर रहे हो, तो अगर उसने बोला कि एक यूनिट को खरीदने में लग रहा है 10 रुपया, ठीक है, तो वही आपका सी हो जाएगा। और सी एच को वहाँ पर शो करेंगे होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कि एक यूनिट को होल्ड करने में वो यूनिट पर, ये इसका जो आपका क्या है, इसका जो यूनिट होगा ये होगा रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर। मतलब एक यूनिट को पूरे साल तक होल्ड करके अगर हम रखते हैं तो जो भी परचेज, मतलब जो भी मेरा कॉस्ट आने वाला है उसी को क्या बोल देंगे, होल्डिंग कॉस्ट। तो समझते हैं सारा कुछ नोट से कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे हमको समझना है। देखो इन्वेंट्री मैंने आपको क्या बताया, इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक होता है ऑफ एनी आइटम या रिसोर्सेज जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में यूज़ करते हैं हम लोग,
इट मे बी डिफाइंड एज स्टॉक इन हैंड, मतलब जो हमारे हाथ में जो स्टॉक रहता है एट ए गिवन टाइम, एंड इट मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेटर यूज़ और सेल। या तो आप अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करते, मतलब अपने लिए अगर यूज़ करोगे पर्सनली, या तो उसको सेलिंग के लिए करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो गया आपके, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री हो गया, सब असेंबली हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि पर्पस होती है इन्वेंट्री की, कौन कौन सी पर्पस है आपका, इट हेल्प्स इन स्मूथ एंड कंटिन्यूस रनिंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आपके पास मान लो रॉ मटेरियल अगर आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा तो आपकी प्रोडक्शन सिस्टम कभी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, हेल्प्स टू मीट द वेरिएशन इन डिमांड पैटर्न। ठीक है, अगर मान लो कभी डिमांड बढ़ गया तो अब क्या हो जाएगा भैया, अगर मान लो अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं रखेगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द वेरिएशन इन रॉ मटेरियल डिलीवरी टाइम, मतलब जो भी हमको डिलीवर करना पड़ता है अगर आप एक्स्ट्रा होल्ड करके रहोगे तो ये आपका सेफ गार्ड मतलब शो करेगा, कौन, आपका इन्वेंट्री। फिर आपका क्या, बल्क परचेजिंग, देखो आप जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदते हो ना तो आपको क्या मिलती है, डिस्काउंट, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, गिव बेटर सर्विस टू द कस्टमर, यहाँ पे आपका रिलेशन अच्छा बना होता है किसके बाद, कस्टमर और आपका जो दुकानदार होता है या जो भी इंडस्ट्री वगैरह होता है। अब कॉस्ट इन्वेंट्री मैंने बताया था, परचेजिंग कॉस्ट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट क्या होता है, ये वो कॉस्ट होता है भैया जो इन्वेंट्री आइटम को हम लोग परचेज करने पे मतलब उसको देना पड़ता है। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी परचेज करोगे उतना ज़्यादा देना पड़ेगा हमको। और अगर बल्क में मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप परचेज करो, या अगर मैंने क्या बोला, अगर आप नोटबुक भी खरीद रहे हो ना भैया सिंगल, ये तो वो भी आपके लिए इन्वेंट्री है। ठीक है, तो ये एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट या तो सब असेंबली। इसका कैसे निकालोगे परचेजिंग कॉस्ट, कि नंबर ऑफ यूनिट आप कितना खरीद रहे हो और एक यूनिट को खरीदने में कितना मतलब अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा यहाँ से आपका परचेजिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कि जब आप ऑर्डर करते हो किसी भी मतलब क्वांटिटी को, उस इन्वेंट्री को कहाँ पे लाने के लिए, अपने प्रोडक्शन सिस्टम में, तो वो कॉस्ट आपका कौन सा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर, कि भैया कितना आपने ऑर्डर किया है और एक बार ऑर्डर करने में जितना भी अमाउंट लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सेटअप कॉस्ट हम लोग समझेंगे वहाँ पे जब पढ़ाऊँगा कि भैया आपने नंबर ऑफ कितना सेटअप किया है और एक बार सेटअप करने में आपकी कितनी अमाउंट देना पड़ रहा है। सेटअप मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैंने क्या बोला कि प्रोडक्शन सिस्टम आपने घर पे आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब आप बाहर से उसको खरीद के नहीं ला रहे हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट मैंने समझाया अभी आपको कि होल्डिंग कॉस्ट मतलब जो आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रखोगे, ठीक है, स्टोर हाउस में जो होल्ड करके रखते हो, तो ये जो कॉस्ट होता है डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द पीरियड फॉर विच इन्वेंट्री इज स्टोर्ड, मतलब ये डिपेंड करे जितना ज़्यादा क्वांटिटी आपका होगा होल्डिंग कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और कितना टाइम तक रखने वाले हो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, मतलब एक यूनिट को पूरे साल तक होल्ड करके रखने में हमको कितना प्राइस मतलब लग रहा है उसमें। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होता है कि भैया नंबर ऑफ यूनिट कितना शॉर्ट होता है, शॉर्ट आपके पास, ये समझेंगे हम लोग आगे, और एक यूनिट शॉर्ट होने में उसका कितना कॉस्ट लगता है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, फिर मैंने समझाया था कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हमारा, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से आपके होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। जिसमें डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, डिमांड आपकी फिक्स होती है, प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होगा आपका जो आपकी डिमांड मार्केट में रहेगा किसी भी प्रोडक्ट का वो भैया वेरी कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा नोट्स में कौन कौन से, जो मैंने बताया था अभी आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री, और फिर आपको मैंने बताया था रिव्यू सिस्टम जिसको हम लोग बताया था पी सिस्टम और क्यू सिस्टम। ठीक है, नोटेशन मैंने बताया था कि डी क्या होता है, डिमांड, एनुअल डिमांड, ये क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट पर ईयर, कितना डिमांड कर रहा है कोई भी इंडस्ट्री। क्यू होता है भैया एक बार में आप कितना ऑर्डर करके मंगवा रहे हो, कितनी क्वांटिटी। सी होता है कि एक यूनिट को खरीदने में कितना आप अमाउंट दे रहे हो उसको। सी नोट क्या होगा कि भैया ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर एक बार ऑर्डर करने में जो अमाउंट पे करना पड़ता है। सी एच होता है आपका कि एक यूनिट को अगर हमको होल्ड करना है कितना, एक साल तक, तो उसमें जो भी अमाउंट हमको देना पड़ रहा है, एक यूनिट को अगर आप एक साल तक होल्ड करके रखते हो तो उसमें जो अमाउंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सी एच। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, मॉडल पढ़ने वाले हैं। मॉडल कौन सा पढ़ेंगे, अब जो हमारे सिलेबस में मॉडल है वो है भैया डिटर्मिनिस्टिक वाला। कौन सा है, डिटर्मिनिस्टिक।
मतलब ये हमारा आइडियल है, ये हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो हमारा डिमांड है कहाँ पे, मार्केट में, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे EOQ जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, फिर डिस्काउंट मॉडल भी देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो भैया उसको लाइक कर देना, ठीक है। और जो बच्चे भी इसमें नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।